गाइस वेलकम टू हेलो स्कॉलर। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी एसबीआई सीबीओ के एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग कि एसबीआई सीबीओ का जो एग्ज़ाम है उनका जनवरी में होना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए। क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने एसबीआई ने सीबीओ में मैथ, रीजनिंग और आपका जीए, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव एकदम टिपिकल पैटर्न रखा था, जैसे कि बाकी आपके एग्ज़ाम्स का होता है। आईबीपीएस पीओ हो गया या एसबीआई पीओ हो गया, बट इस बार कुछ चेंजेस कर दिए हैं एसबीआई ने सीबीओ के एग्ज़ाम में। वो चेंज करने का रीज़न क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। वो चेंज करने का सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि सीबीओ में जो भी कैंडिडेट्स आएंगे वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होंगे, किसी बैंक में जॉब कर चुके होंगे मिनिमम 2 इयर्स एंड मैक्सिमम 4, 5, 6 इयर्स। लास्ट ईयर देखने को मिला है कि सीबीओ में 5 साल 7 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों ने ज्वाइन किया है। अपनी प्रीवियस बैंक को छोड़ के सीबीओ में वो सेलेक्ट हुए और उन्होंने ज्वाइन किया है 6 साल की अपनी सर्विस छोड़ के। तो इस बार जो पैटर्न रखा गया है वो टोटल उस अकॉर्डिंग ही एसबीआई ने सेट किया है, किसी न्यू कमर के अकॉर्डिंग नहीं सेट किया है। इसलिए मैथ, रीजनिंग को हटा दिया गया है, उसमें बैंकिंग, जीए, इकोनॉमी और कंप्यूटर नॉलेज को ऐड किया गया है, जो कि एक बैंकर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे उस चीज़ की बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। एक तरह से आप इंटरनल एग्ज़ाम्स मान लीजिए, जैसे हम इंटरनल एग्ज़ाम्स देते हैं स्केल 1 से 2 में प्रमोट होने के लिए, उसी अकॉर्डिंग इन्होंने एसबीआई सीबीओ का जो पैटर्न है वो सेट कर दिया है। तो आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो जल्दी से मैं आपको 1 बाय 1 सब्जेक्ट डिस्कस कर ले रही हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन अपनी। देखिए, आपका टोटल 2 घंटे का जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा उसमें 4 सेक्शंस हैं आपके, 120 मार्क्स का है टोटल एग्ज़ाम। सबसे अच्छी बात ये है कोई माइनस मार्किंग नहीं है इसमें, और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ ना होने से आप अगर किसी सेक्शन में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि हमें सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, जैसे सारे एग्ज़ाम्स में हम लेके चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश तो आपका वही सेम रहेगा जो आप आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, लेवल की बात नहीं करते हैं। अगर पीओ का एग्ज़ाम है तो लेवल थोड़ा हाई रहेगा, नो डाउट, और क्लैरिकल का है तो थोड़ा लो लेवल रहेगा। बट इंग्लिश में आपके जो टॉपिक्स होंगे वो सेम वही टॉपिक्स हो जाएंगे जो आप एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ में देखते हैं। एरर हो गया आपका, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश में रहेंगे। तो इन्हें आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लीजिए। कोई भी प्रीवियस ईयर का, कोई भी नहीं कहूँगी, कोई अच्छा प्रीवियस ईयर का, किसी अच्छे प्रकाशन का आप प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए। एसबीआई पीओ का लीजिएगा, क्योंकि एसबीआई का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा लेवल हाई जाता है इसका, तो आप एसबीआई पीओ का ही लीजिएगा सेट पेपर, और उससे इंग्लिश प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप स्टार्ट कर दीजिए डेली एक सेट लगाना इंग्लिश का। 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें, प्री का है अगर तो मेंस का है तो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। जो भी है आप डेली एक सेट, या एक नहीं अगर हो पा रहा है तो आधा सेट, और थोड़ा बहुत आपके जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश के। जितना इंग्लिश में मेनली देखिए प्रैक्टिस काम आती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे 1 महीने तो वहाँ आप एग्ज़ाम में अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप डेली, क्योंकि सारे वर्किंग होंगे, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, बट फिर भी अगर आप टाइम निकाल के एडिटोरियल पढ़ सकते हो, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो वो तो आप दिन में भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, अपने फ़ोन पे एडिटोरियल पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो एक रीडिंग हैबिट है जो आपकी चली गई होगी जॉब के साथ, वो आपकी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और वो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगा, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आपका होना है। तो इंग्लिश के लिए तो आप सेट पेपर लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली एक सेट प्रैक्टिस करिए, उसका सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आप वहाँ एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, भले ही माइनस मार्किंग नहीं है। एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सारा कुछ आप नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, उससे आपको समझ आएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे जा रहे हैं, किस में आप एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए और वहाँ पे उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रख के आप अटेम्प्ट करिएगा। देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अदर टॉपिक्स को भी कर सकते हैं अटेम्प्ट, क्योंकि जैसा कि माइनस मार्किंग नहीं है। देन फिर इसके बाद आ जाएंगे बैंकिंग नॉलेज में, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग नॉलेज में सबसे पहले तो आ जाता है आपका जो एक बेसिक बैंकिंग होती है, जो हम IBPS PO के लिए पढ़ के जाते थे। RBI का पूरा सेक्शन हो गया, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, कब इस्टेब्लिश हुआ था, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्लीन नोट पॉलिसी हो गई, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स, एक पूरा आपका बंच रहेगा 10-12 पेजेस का, आपको हमारी वेबसाइट में हेलो स्कॉलर में मिल जाएगा बैंकिंग। वो आप बैंकिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, बेसिक बैंकिंग। इसके अलावा क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बैंक में हैं, तो SBI आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको अदर कुछ बैंकिंग नॉलेज भी हो, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा कि अगर बैंक से रिलेटेड कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे सको, और जो बैंकिंग की न्यूज़ वगैरह आती हैं उससे आप अवेयर हो। ये तो आपका आ जाएगा बैंकिंग नॉलेज में। इसके अलावा बैंकिंग नॉलेज में किस बैंक की क्या टैगलाइन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारा कुछ आप सब ने ही कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल के ही अभी आप बैंक में जॉब कर रहे होंगे, तो आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या क्या आपको बोलना चाह रही हूँ। सारे टॉपिक्स तो मुझे नहीं याद हैं और ना ही मैंने भी उसको लिख के रखा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लग पाया था मुझे। बट अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक टॉपिक लिख के आपको उसका PDF प्रोवाइड करा दूँगी। और हमारी वेबसाइट में वैसे आप जाएंगे तो बैंकिंग का आपको पूरा PDF मिल जाएगा, उसमें आपके सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके बाद आ जाइए जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस मिनिमम 5 मंथ्स की आप लेके चलिए। जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से लेकर 2-3 दिन पहले की छोड़ दीजिए, उससे पहले से लेकर आप 5 to 6 मंथ्स 6 मंथ्स अगर नहीं हो पा रहा है तो 5 मंथ्स भी आपका इनफ है। आप 5 मंथ्स लेके चलिए। 5 मंथ्स की जनरल अवेयरनेस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए उसके, वो आपको काम आएंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस ऐसा टॉपिक है जो ईज़िली जिसको पढ़ा जा सकता है एग्ज़ाम के लिए, एटलीस्ट बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए उसको ईज़िली आप पढ़ के अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ, अगर आपने 5 मंथ्स की अच्छे से पढ़ ली हैं। और क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स है इसलिए GA में फाइनेंशियल अवेयरनेस को आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस से, जैसे कि साथ में इन्होंने लिख ही दिया है इकॉनमी लिख दिया है। तो इकॉनमी में आपको क्या पढ़ना है, जो करंट अफेयर्स चल रही है उसमें जो इकॉनमी से रिलेटेड आपकी न्यूज़ चल रही हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंडेक्स आई है वो पढ़नी है, इकॉनमी से रिलेटेड कोई रेटिंग वगैरह आई है, GDP है, जो भी इस समय चल रहा है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स का ही मेनली आपसे इकॉनमी पूछी जाएगी, तो इकॉनमी सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है करंट अफेयर्स का। देन फिर इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में सबसे पहले तो 20 क्वेश्चंस आने हैं आपके केवल। सबसे पहले तो बेसिक जो हम कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स पढ़ते थे IBPS PO के लिए, वो उनका PDF आपको हमारी हेलो स्कॉलर की वेबसाइट में मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके वो PDF आप एक दिन बैठ के उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। देन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और लास्ट 10 ईयर्स के मिनिमम जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा कंप्यूटर का, आपको स्पेशली कंप्यूटर की भी एक बुक मिल जाएगी जिसमें, और हमारी वेबसाइट में MCQs भी आपको मिल जाएंगे। तो वो MCQs ज़रूर पढ़िएगा प्रीवियस ईयर पेपर वाले, उसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उनको ऐसा नहीं है कि रटना है, आपको पढ़ के समझ के उसको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपसे वहाँ पे ना पूछा जाए, घुमा के पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको याद रखनी पड़ेंगी चीज़ें।
जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जो प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ के पढ़ने पड़ेंगे और याद रखने पड़ेंगे, तभी आप वहाँ एग्ज़ाम में आपको स्ट्राइक होगा कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है और इसका ये आंसर होगा, और आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं, इतना आपका इनफ रहेगा। आप PDF उठाइए, उसको अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर कर लीजिए, जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बेसिक टॉपिक्स हैं बैंकिंग के लिए, और इसके अलावा MCQs और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो ज़रूर, प्रीवियस ईयर पेपर्स के कंप्यूटर के क्वेश्चंस ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद देन डिस्क्रिप्टिव में देखिए, डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेटर और ऐसे आता है, आपने लेटर ब्रांच में लिखना सीख लिया होगा, 2 साल आप जॉब कर रहे हैं, 3 साल आपको हो रहे हैं 2-3 साल जॉब करने। प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, लेटर का फॉर्मेट नहीं गलत होना चाहिए आपका। हर लेटर का, प्रोफेशनल लेटर का या अगर हम पर्सनल लेटर किसी को लिख रहे हैं तो दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है। आप वेबसाइट में जाइएगा तो डिस्क्रिप्टिव के लिए जब आप डालेंगे वहाँ पे आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे कि किस टाइप के लेटर को किस फॉर्मेट पे लिखना होता है। वो फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए, गलत फॉर्मेट नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मेनली लेटर में जो सबसे पहले देखा जाता है वो आपका फॉर्मेट देखा जाता है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर लेटर को सही फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो लेटर आपको वहाँ पे 3 लेटर ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक करना होगा, तो आप ईज़िली एक कर सकते हो उसमें कोई भी। लेटर राइटिंग में बहुत सिंपल लेटर भी आ जाते हैं, जैसे ब्रांच में कोई कस्टमर है वो कंप्लेन करना चाह रहा है किसी चीज़ की, या आप अपने सीनियर को या HR को किसी चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, इस टाइप के लेटर आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा आप सिस्टम पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिखने की, और फॉर्मेट्स देख लीजिएगा कि किस लेटर को किस तरीके से आपको वहाँ पे लिखना है। बाकी लैंग्वेज आपकी सिंपल रहेगी, कोई बहुत ऐसी हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको। आप बैंक में सेलेक्ट होने जा रहे हो, बैंक में मेन कम्युनिकेशन आपका देखा जाता है। राइटिंग आपकी कोई बहुत लेटर राइटिंग आपकी बहुत हाई फाई नहीं है, एवरेज है, इट्स ओके, चलेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस आपका तरीका सही होना चाहिए लिखने का, और अनसंड कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, कुछ भी फालतू का उसमें नहीं लिखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे आपका, ऐसे देखिए 3 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आपको एक ऐसे लिखना होगा। तो ज़्यादातर आपको एक ऐसे जो है, आपको एक टॉपिक उसमें से कोई करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। 99% एक टॉपिक आपका उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो भी इस समय जैसे कोविड 2 सालों से चल रहा है तो उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स रहे उससे रिलेटेड, या वैक्सीन लॉन्च हुई उससे रिलेटेड, या कोई भी मतलब कोई भी करंट का ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इस समय करंट अफेयर्स में आ रहा हो, तो वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि आपको लेटर इंग्लिश में, ऐसे लेटर ऐसे इंग्लिश में लिखना है वहाँ पे, तो आप एडिटोरियल भी अगर डेली पढ़ रहे हो द हिंदू का, एडिटोरियल में वो क्या करते हैं, डेली एक अच्छा सा टॉपिक उठाते हैं और उसके बारे में बहुत बहुत अच्छा सा लिखते हैं। मतलब उनका द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ के जो नॉलेज और जो ऐसे राइटिंग आप सीखेंगे वो आप कहीं और से नहीं सीख पाएंगे। तो आप लेटर ऐसे के लिए आप द हिंदू का एडिटोरियल अभी से डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको उसमें से कोई भी उससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो आप जब आपको थोड़ा नॉलेज होगा उसके बारे में, आप वहाँ ईज़िली ऐसे लिख लेंगे। ऐसे में भी थोड़ा सा आपको मतलब एक फॉर्मेट बना के चलना होता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे देखने में। ये नहीं कि बस 1 पैरा 2 पैरा ऐसे करके लिख लिया, कुछ 1-2 लाइंस उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको लिखनी पड़ेंगी ऐसी, जिससे कि आपका ऐसे कंप्लीट माना जाएगा। तो वो आप द हिंदू से कंप्लीट कर सकते हो अपना। द हिंदू आप डेली पढ़िए, द हिंदू का एडिटोरियल एटलीस्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि सभी वर्किंग है तो किसी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ को टाइम दे पाए। तो आप द हिंदू का एडिटोरियल डेली अच्छे से पढ़ लीजिए ऑनलाइन। और डेली एक ऐसे, डेली नहीं मैं कहूँगी, डेली शायद ना हो पाए आपसे,
क्योंकि वर्किंग लाइफ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल पाना। आप वीक में 1-2 ऐसे और 1-2 लेटर राइटिंग कर लीजिए सिस्टम पे बैठ के। और जब आप प्रैक्टिस करें तो लैपटॉप में आप कीबोर्ड अटैच करके प्रैक्टिस करें या डेस्कटॉप में ही आप प्रैक्टिस कर लें। उससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग करोगे तो आपकी प्रैक्टिस आएगी। और अगर आप लैपटॉप में टाइप कर रहे हो तो कीज़ में काफ़ी डिफरेंस रहता है, वो फिर जो आपकी प्रैक्टिस है वो उतना यूज़फुल नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसे और लेटर राइटिंग। देन इसके बाद जब आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू रहेगा। देखिए, आप अगर रिटर्न के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जा रहे हो, और क्योंकि इस बार रिटर्न का 75% ले रहे हैं और इंटरव्यू का 25%, तो अगर आपका रिटर्न अच्छा चला जाता है, आपकी मेरिट अच्छी जाती है, तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के, फाइनल सेलेक्ट होने के आपके एक्चुअली। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और जो आपका एक्चुअल नॉलेज है एक्सपीरियंस का, वो अभी आपका रिटर्न में इतना नहीं देखा जाएगा, वो मेनली आपका इंटरव्यू में देखा जाएगा। आप अपना रिटर्न अच्छे से दे लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए इंटरव्यू क्लासेस भी अरेंज कर दूंगी, आपको 2-3 क्लास लेके गाइड कर दूंगी। क्योंकि जो IBPS PO का, RRB PO का या किसी भी और बैंकिंग एग्ज़ाम के इंटरव्यूज़ होते हैं, उनसे SBI का ये जो CBO की पोस्ट है, इसका इंटरव्यू थोड़ा अलग होता है, क्वेश्चंस अलग होते हैं। क्योंकि आप वर्किंग हो तो आपसे बैंक से रिलेटेड जो इंटरनल हमारा काम होता है बैंक में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं वो। उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगी। अभी तो फ़िलहाल आप अपने रिटर्न पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।